कश्मीर वादी का निवासी हूँ। आई बिलोंग टू कश्मीर वैली। मेरे पेरेंट्स वहाँ 1947 से पहले ही सेटल थे, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से। माय फादर वाज द फर्स्ट कमीशन्ड सिख ऑफिसर फ्रॉम कश्मीर वैली एंड एज लक वुड हैव इट, आई एम द फर्स्ट सिख लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम कश्मीर वैली। इट्स माय होम टाउन, आई एम सन ऑफ द सॉइल। और मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ वहीं रहता है। अफसोस ये है कि मेरे बच्चों ने उस वादी का आनंद नहीं उठाया। हमारी ज़मीनें, हमारे घर सब वहीं हैं। क्योंकि मैं फ़ौज में था और मेरे फादर साहब भी फ़ौज में थे, तो वहाँ मिलिटेंसी में रहना मुमकिन नहीं था। मैं ये चाहता हूँ और ये मेरा पिछले 10 साल से एंडेवर रहा है कि कश्मीर का रेजोल्यूशन करा के छोड़ना है। और जब मैं अपनी लास्ट अपॉइंटमेंट डिप्टी चीफ था दिल्ली के अंदर, तो मैंने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को 16 रिकमेंडेशंस राइटिंग में दी थी मिस्टर अजीत डोवाल साहब को, जिसमें से 11 को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और ये मेरी अंदरूनी खुशी है। नाउ आई विल कम टू सम इम्पोर्टेंट इश्यूज। ये जब सब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिली हुई थी और इंडियन आर्मी, अफसोस से इंडियन आर्मी 19 डे बारामूला, किश्तवाड़, गुलमर्ग एरिया, तंगधार, ये सारी चीजें कवर करता था। लेकिन उसके नाक के नीचे से हजारों की तादाद में कश्मीरी मुस्लिम यूथ एलसी को पार करके पाकिस्तान चला गया और वहां पे ट्रेनिंग लेके, हथियार लेकर और वापस आ रहे थे टेररिस्ट या मुजाहिदीन बनने के। ये एक नेशनल इंटेलिजेंस फेलियर रहा है और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, इट वाज अ नेशनल फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर्स एट द नेशनल लेवल। रॉ, आईबी, आर्मी, एमआई, यू नेम इट, एवरीबॉडी फेल्ड। दैट इज पॉइंट नंबर 1 आई वांट टू पुट अक्रॉस। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं ये बताऊं ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, मैं आपको 3 कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। कश्मीर वादी के अंदर 3 मेजर कम्युनिटीज थी। कश्मीरी मुस्लिम, जिसके अंदर मैं पहाड़ी मुसलमान जो है, गुज्जर बकरवाल, उनको भी शामिल कर लेता हूँ एक रिलीजियस ग्राउंड पे। दूसरे सिख थे और तीसरी पंडित कम्युनिटी। ये तीनों कम्युनिटी बहुत बड़ी डेमोग्राफी में थी, जिसमें मुस्लिम सबसे ज्यादा थे, 40 लाख से ज्यादा उनकी तादाद थी। कश्मीरी पंडित उससे कम थे, करीब 8 से 10 लाख के करीब। और कश्मीरी सिख और भी कम थे, बिल्कुल मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी, करीब मैक्सिमम अगर टच भी करता तो 2 लाख, मगर टाइम टू टाइम कम हो गए। इनकी 3 भावनाएं, इनकी एस्पिरेशन, और जो राजू भैया ने बताया कि आजादी किसकी चाहते थे, मैं वो बताता हूँ। ये बड़ी खास बात है कि ऐसा हुआ क्यों। जो कश्मीरी पंडित थे वो सबसे पढ़े लिखी कम्युनिटी थी, उनका काम ही पढ़ना था, दिन रात पढ़ाई करते थे, उनके बच्चे प्रोग्रेस करते थे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो नेचुरली वो मेरिट में सबसे ऊपर आते थे। और उनको इस वजह से, क्योंकि वो मेरिट में हर जगह आते थे, उनको एक चपरासी से लेके हाईएस्ट ओहदेदार, डीसी और जो भी कह लो आप, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से पढ़ी लिखी जगह थी, वो सब पंडित कम्युनिटी ने हासिल की थी। ये बहुत खास बात है और ये एक कारण है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। दूसरे रहे सरदार कश्मीर के, जो कि लैंड होल्डिंग में थे, कुछ आर्मी सर्विसेज में चले गए, कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन गए और बाकी मोस्टली ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगे। उनका पॉलिटिक्स की तरफ कोई ध्यान नहीं था। एक आधा नाम 1947 के बाद 2 या 3 सिख पॉलिटिशियन के नाम आप वादी या जम्मू कश्मीर से ले सकते हैं, इससे ज्यादा कोई फेमस नहीं, ना वो घुसे पॉलिटिक्स में। तीसरी कम्युनिटी है कश्मीरी मुसलमान। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? ये गरीब थे, इनकी लैंड होल्डिंग्स नहीं थी, इनके पास बहुत कम लैंड थी। लैंड सरदारों के पास थी और पंडितों के पास मैक्सिमम होल्डिंग्स। इनके पास पढ़ाई नहीं थी, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, गांवों में रहते थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी फैमिली में, इनके जो बच्चे थे 8-8, 10-10 बच्चे एक फैमिली के अंदर था, जिनका पेट भरना बिल्कुल नामुमकिन था उन माँ बाप के लिए, क्योंकि पास कुछ भी नहीं था। तो ये नेचुरली गांव के टिलर्स बन गए, जमीनों की जुताई करते थे पंडित और सरदारों की जमीनों की। तो यही कारण था बाद में जब इस जमीनों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया थ्रू फिर शेख अब्दुल्ला के एक रूल बनाया
कि ये जितने लैंड टिलर्स हैं इन काश्तकारों को जमीन दे दी जाएगी, वो आज तक हल नहीं हुआ। इस मसले को भी नेशनल लेवल पे देखना है। तो बिकॉज मुसलमानों की ये कंडीशन थी, तो इनके पास नेचुरली जो सबसे मीनियल काम थे वो इनकी झोली में गिरे। शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, लकड़ी काटने वाला, हथो बोलते हैं, कुली, बस स्टैंड पे कुली, यहाँ तक कि जम्मू बाहर भी जब जाते थे कुली होते थे, वातल बोलते थे सफाई वाले कर्मचारी, बेकर, वाजा, कांदार, कुक्स। तो ऐसे ऐसे मीनियल काम जो सोसाइटी के थे ये करते थे। तो इनकी दिल की जो एस्पिरेशन थी, जो आजादी ये मांग रहे थे, वो यही एस्पिरेशन थी कि हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं, जो कि सबसे ज्यादा डेमोग्राफी में है, ऐसी पोस्टों पे है। तो पंडितों को भगाने का एक कारण तो राजू भैया ने बताया, दूसरा मैं बता, वो ये था जो टेररिज्म जब स्टार्ट हुआ 1989 के अंदर विद ISI बैकिंग, उनको ये बताया गया कि सबसे पंडितों को, हिंदुओं को भगाना, जैसे बोला गया था कि आइकॉन है वहां, राष्ट्र का एक आइकॉन है, इंडियन भारत का आइकॉन हिंदू यहाँ बैठे हैं, वो शायद एक रहा होगा। मगर जो मेन कारण था कि ये जो पढ़ी लिखी फौज है, ये जिन्होंने सारे ऑफिसों में और पोस्टों में कब्जा किया और हमारे पास कुछ नहीं है, सबसे पहले इनको टारगेट करो। इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने पंडितों को मारना शुरू किया, जैसे कि बताया अभी हाल में। उस वजह से पंडित लोग जाने शुरू हुए। एक और जरूरी बात, कश्मीरी पंडित नॉन एग्रेसिव है, नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। इनका फौज में चंद एक ऑफिसर जरूर रहे हैं, तीनों आर्मी नेवी एयर फोर्स में, मगर अगर आप सोल्जर लेवल पे देखो तो कश्मीरी पंडित बहुत मिलेंगे नहीं। तो ये नॉन वायलेंट थे, नॉन रिटेलिएशन। इन्होंने बड़े, इनको जब ये खतरा हुआ जाने का, तो फरवरी मार्च 1990 में तकरीबन 1.4 to 1.6 लाख 2 महीने के अंदर वैली छोड़ के भागे। किसी ने ना बंदूक उठाई, ना आवाज उठाई, ना लड़े। और उसके बाद 1990 के 2-4 महीने के बाद तकरीबन 4 लाख से और 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित वादी को छोड़ के चले गए चुपचाप। ये एथनिक क्लींजिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल एथनिक क्लींजिंग मानी जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड को इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। जब आप बोस्निया, यूगोस्लाविया, सर्बिया की बात करते हैं, वहां पे क्या हुआ, या रोहिंग्यास की बात करते हैं, तो वर्ल्ड जानता है। कश्मीरी पंडित विदाउट रिटेलिएशन धीरे से हर तरीका लेके वो कश्मीर छोड़ के चले गए, और ऑल इंडिया जम्मू में तकरीबन 2.17 लाख और तकरीबन 95% वैली को छोड़ के चले। आज क्या स्थिति है, ये जो कम्युनिटी है, जब ये बाहर गई इंडिया में या फॉरेन कंट्रीज में चले गए, जो भी इनके कॉन्टैक्ट से गए, पिछले 30 साल में पंडित कम्युनिटी बाहर जाके उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली कि दे हैव प्रोग्रेस्ड विच इन देयर लाइफ विच दे कुड हैव नेवर डन इन कश्मीर। वो वहीं कुएं में मेंढक पड़ा रहता, मगर बाहर जाने के बाद इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई जो इनको कहां से कहां ले गई, बहुत सक्सेसफुल बनाया। फिल्म इंडस्ट्री ले लो, कुछ भी इंडस्ट्री ले लो, ऑल इंडिया स्टेट्स ले लो, तो इनको एक प्रोग्रेशन मिली। ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था बाहर जाने का। दूसरा, इनका जो है इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इनकी लड़कियों की शादी हुई। मराठा, बंगाली, सरदार, मद्रासी, जो मिला, जहां फिट हुआ वहां इनकी कम्युनिटी में लड़कियों की शादी हुई। और एक बड़ा और फॉर्म मेडिकल रीजन बताया जाता है, जिसकी एक स्टडी हुई है। लॉट ऑफ दीज फीमेल्स हु आर मैरिजेबल और मैरिड went into depression because of this transition, because of this migration। घरों में नहीं, उनको खाना रोटी नहीं जुड़ रही थी, एक एक कमरे में इतनी फैमिलीज रहती थी, स्लम्स में रह रहे थे। इसकी वजह से इनको, इनके मेडिकली टर्म बताऊं कि इनका सम ऑफ देम हैड अर्ली मेनोपॉज एंड देयर इज अ स्टडी जिसमें इनकी बर्थ रेट हैज फॉलन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत लेवल नीचे आ गई। तो इनकी कम्युनिटी धीरे धीरे डिस्प्लीट हो रही है, दूसरी डिसॉल्व हो रही है वर्ल्ड कम्युनिटीज में, इंटरकास्ट मैरिजेस में बर्थ रेट कम, शादियां नहीं हो रही। अब वो पंडित नहीं रहे तो खतरा ये है कि ये कम्युनिटी खत्म ना हो जाए। इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है, इस रीजन इनकी डिप्लीशन को रोकना है। के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू रीजन के अंदर जब ये 2-2.5 लाख आके
बच गए, उस इलाके में बॉर्डर बेल्ट, एलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में भी राजौरी, नौशहरा, रियासी, ये सब एरिया अगर आप ले लो, सांबा, कठुआ, विजयनगर, इस जगह पर मुस्लिम की अगेंस्ट सेटलमेंट बहुत हाई रेट में चल रही पिछले 30 साल में। एक रिंग बन गया है जम्मू के चारों तरफ, इस जम्मू डिवीजन में मुस्लिम बेल्ट का, जिससे कि बॉर्डर इलाके में रहने वाले ये लोग भी जब वहां सेटल हुए, वो वहां से उठ के दोबारा उन्होंने माइग्रेट करके शहरों में आ गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आज क्या हो रहा है। वापस जाना पंडित कम्युनिटी का कश्मीर में एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या ये जाएंगे? मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से, जो इंडिया के और वर्ल्ड के कॉर्नर में अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो तो कभी वापस नहीं जाए। पिछले 30 साल में पैदा हुआ बच्चा जो आज 30-31 साल की उम्र का हो गया है, उसकी कोई वहां इंटरेस्ट नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी है, वो वापस नहीं जाएंगे। तो कौन जाएंगे? इनके बुढ़े जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे, जो शायद जाके वहां पर रहना चाहते हैं। एक प्लान है, 13 क्लस्टर बनेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ इनको सेटल किया जाए, सिक्योरिटी दी जाए। मुझसे भी पूछा गया चंद एक बार कि इनको कहाँ सेटल कर सकते हैं। मैंने 3 ऑप्शन दी थी नेशनल लेवल पे, बट पॉइंट ये था, क्या ये उस गढ़ के अंदर फोर्ट्रेस में जाके रहेंगे? ये बाहर कैसे निकलेंगे? क्या क्यूआरटी दी जाएंगी इनको? तो इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। तो मैं अभी इतना ही कहूंगा कि मेरा पंडित कम्युनिटी को वापस ले जाना एक नेशनल विक्ट्री होगी। इनको वहां सेटल करना दोबारा एक बड़ा स्टेप होगा कश्मीर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। तो इन बातों को हमें सबको नजर रखना पड़ेगा। एंड लास्टली, मैं कई बातों में पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारी पॉलिटिकल विल और मिलिट्री विल, जब तक पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं होगी, जैसे राजू जी ने भी बोला, ये सब हो रहा था और किसी ने कुछ रोका नहीं। देयर वाज नो पॉलिटिकल विल, देयर वाज इंटेलिजेंस फेलियर एट द नेशनल लेवल, एट द मिलिट्री लेवल इन बारामूला, कश्मीर। एंड नाउ आई नो, देयर इज वन वर्ड मेरे आज दिमाग में है, देयर हैज टू बी अ नेशनल विल। भारत की भावना, अब एक दूसरे स्टेट की भावना, नेशनल भावना सबसे ज्यादा। जब तक हम नेशनलिस्ट नहीं होंगे, हमारी पॉलिटिकल विल आए ना आए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि बड़े पावर हंग्री हैं, पावर मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद भूल जाते हैं और चक्करों में लग जाते हैं, करप्शन हो जाती है, ये सब चीजें होती हैं। तो मैं अभी इतना ही कहूंगा, आगे नेक्स्ट सेशन में आई विल आंसर सम मोर क्वेश्चन। थैंक यू।